हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई है बेटा, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही थी। संडे को मैं थोड़ा सा भीग गया था, जिसके चलते मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। बुखार और मेरा गला वगैरह ख़राब था। अभी भी गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, क्लास तो मैनेज कर सकते हैं इतना तो हम। ऑलराइट, चलिए भाई आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह कवर करेंगे वोकैब, जो कि डेली वोकैब, और ये पूरी की पूरी वोकैब रहती है एडिटोरियल से। द हिंदू एडिटोरियल से इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये सारी की सारी वोकैब होती है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। आगे हम कवर करते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, कि भाई वर्ड्स हैं क्या। उसके बाद हम सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। सेकंड पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग में। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। बिल्कुल वही फॉर्मेट रहता है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट और PQRS यानी कि पैराजम्पल। तो प्रैक्टिस जब हम इनकी लगातार करते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं, और तभी आपको आसानी से इनको टैकल करना आता है। तो इनको भी हम अलग से करते हैं, क्लोज टेस्ट और PQRS। फोर्थ पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है उस सारी को हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको चीज़ें एकदम रट जाती हैं, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसे एक सिंगल क्लास में मिलती हैं डेली बेसिस पर। ये बेनिफिशरीज हैं एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है क्लास। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए भी क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। राइट, वोकैबुलरी। आज का पहला वर्ड है ट्रेजिडी। नाउन होता है त्रासदी या दुखद घटना है कोई चीज़, उसको बोलते हैं ट्रेजिडी। एक वेरी सैड और फैटल इवेंट है, एक बहुत ही सैड इवेंट है। और फैटल, फैटल मतलब कि उसमें डेथ वगैरह हो गई है, तो उस घटना को बोलते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं ट्रेजिडी। द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग वॉज आ नेशनल ट्रेजिडी। तो जो कोलैप्स हुआ बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ मतलब बिल्डिंग गिर गई, ढह गई। वॉज आ नेशनल ट्रेजिडी, ये कैसा था, नेशनल ट्रेजिडी है, पूरे देश के लिए दुखद बात है, दुखद घटना है। डिजास्टर बोल सकते हो आप इसको। कैटेस्ट्रोफे और मिसफॉर्च्यून, मार्क करेंगे कैटेस्ट्रोफे को। डिजास्टर का तो आपको पता है, और मिसफॉर्च्यून का भी आपको पता होगा। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। एक तरफ तो दुखद है, काफ़ी ज़्यादा त्रासदी वाली बात है, दूसरी तरफ इसका उल्टा ट्रम्प है, फॉर्चून है और सक्सेस, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। तो भाई त्रासदी किसी के लिए विक्ट्री तो नहीं हो सकती है, तो इसका उल्टा क्या होता है, ट्रम्प। तो मार्क करेंगे ट्रम्प को। फॉर्चून और सक्सेस ये तीनों इसके एंटोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड है असेंबल। वर्ब होता है, असेंबल का मतलब होता है एकत्र करना, मतलब इकट्ठा करना। टुगेदर, टुगेदर इन वन प्लेस, टुगेदर, टुगेदर इन वन प्लेस। तो किसी चीज़ को गैदर करना, एक साथ में एक ही जगह पर, उसको बोलते हैं असेंबल करना। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द ग्राउंड फॉर द मॉर्निंग प्रेयर। स्टूडेंट्स असेंबल हुए हैं मतलब इकट्ठा हुए हैं, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, फॉर मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए। गैदर होना, कलेक्ट और कन्वीन, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे कन्वीन। परसों तरसों ये वर्ड हमने कवर किया था, शायद फ्राइडे को कवर किया था, कन्वीन। इसका मतलब होता है इकट्ठा होना। कलेक्ट और गैदर, गैदर को मार्क कर सकते हैं, कलेक्ट का तो पता होगा यार। अच्छा, एक तरफ तो इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिस्पर्स, फैल गए हैं। स्कैटर और डिवाइड, तीनों का मतलब सेम है, बट गए हैं, फैल गए हैं। डिस्पर्स को मार्क कर सकते हैं और स्कैटर को भी मार्क करेंगे। डिवाइड का आपको पता है। अगला वर्ड है मार्जिनलाइज। वर्ब होता है हाशिए पर रखने को बोलते हैं मार्जिनलाइज करना। टू ट्रीट समवन एज अनइम्पोर्टेंट। भाई हाशिए पर आप किसको रखोगे, बिल्कुल साइड लाइन आप किसको करोगे, जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वही तो होती है मार्जिनलाइज। वुमेन वर मार्जिनलाइज इन मैनी एंशियंट सोसाइटीज। पुरानी बहुत सारी सोसाइटीज़ में वुमेन को क्या करा जाता था, मार्जिनलाइज करा जाता था, उनको साइड लाइन रखा जाता था, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। आइसोलेट, एंशियंट सोसाइटीज़ की बात हो रही है, आज तो काफ़ी इंपॉर्टेंस वीमेन की देखने को मिलती है अलग अलग सोसाइटीज़ में।
आइसोलेट करना, डिसरिगार्ड करना और ओप्रेस। भाई आइसोलेट कर दिया आपने, किसी को अलग थलग डाल दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो आइसोलेट को मार्क करेंगे। डिसरिगार्ड कर दिया आपने, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करी, उसको वैल्यू नहीं दी। और ओप्रेस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। ओप्रेस का मतलब तो किसी का दमन कर दिया किसी का, ठीक है, या फिर उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक तरफ तो भाई हाशिए पर डाला है, दूसरी तरफ इंक्लूड कर रखा है, एम्पावर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डिफोकस। वर्ब होता है ध्यान हटाने को बोलते हैं डिफोकस करना। टू लूज और डाइवर्ट फोकस और अटेंशन। भाई किसी से फोकस हटा, देखो डी का मतलब क्या होता है, निगेटिव वर्ड है और निगेटिव रूट होता है डी और फोकस। भाई किसी के ऊपर फोकस था, डी फोकस कर दिया मतलब फोकस हटा दिया, अटेंशन हटा दिया। कांस्टेंट फोन यूज कैन डिफोकस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी। जो कांस्टेंट फोन यूज है, लगातार फोन का यूज जो है, कैन डिफोकस, वो क्या कर सकता है, ध्यान हटा सकता है स्टूडेंट्स का ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के दौरान। डिस्ट्रैक्ट करना, ब्लर करना, डाइवर्ट करना, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई ध्यान हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा कंसंट्रेट है, फोकस और शार्पन, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है थ्रस्ट। वर्ब भी है, नाउन भी है। इसका मतलब होता है जोर लगाना या फिर धक्का देना। टू पुश फोर्सफुली, फोर्सफुली किसी को पुश करना, धकेलना, एक स्ट्रॉन्ग पुश, उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। द सोल्जर थ्रस्ट हिज स्वॉर्ड इनटू द एनिमीज शील्ड। सोल्जर, सैनिक ने क्या करा, थ्रस्ट करा, मतलब क्या, जोर लगाया, किस चीज़ से, अपनी स्वॉर्ड यानी कि तलवार से, इनटू द एनिमीज शील्ड। शील्ड होती है उसकी ढाल, एक तो होती है तलवार जिससे वार करा जाता है और एक होती है शील्ड जिससे बचाव करा जाता है। तो सोल्जर ने थ्रस्ट करा है, जोर धक्का दिया है, किस चीज़ से, अपनी तलवार से एनिमी की शील्ड की तरफ। पुश करना, ड्राइव करना और फोर्स करना, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो जोर लगाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं, मतलब खींचना, तो ड्रैग को मार्क कर सकते हो आप। अगला वर्ड है एग्जाम्पलर। नाउन होता है, इसका मतलब होता है उदाहरण या फिर कोई चीज़ का आदर्श, एक परफेक्ट एग्जाम्पल और मॉडल, उसी को बोलते हैं एग्जाम्पलर। हर करेज इज एन एग्जाम्पलर ऑफ ट्रू हीरोइज्म। एक सच्चे हीरोइज्म की क्या है, उसका जो करेज है वो कैसा है, एग्जाम्पलर है, मतलब क्या, उदाहरण है। करेज यहाँ होता है साहस, तो उसका जो साहस है वो एक सच्चे हीरोपन की क्या है, एग्जाम्पलर है, उदाहरण है। मॉडल, आइडियल और आर्केटाइप। आर्केटाइप, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे आर्केटाइप को। आइडियल और मॉडल का तो आपको पता होगा, आदर्श को बोलते हैं। एक तरफ तो उदाहरण है, आदर्श है, दूसरी तरफ फ्लो जिसमें गलतियां हैं, मिसफिट है और आउटलायर है, आउटलायर, ठीक है, मार्क कर लो आउटलायर को। मिसफिट का पता होगा, फ्लो को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है रीप। वर्ब होता है लाभ प्राप्त करना। रीप का क्या मतलब है, रीप का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर फसल काटने को भी बोलते हैं रीप करना। मीनिंग इसका इंग्लिश में देखते हैं, टू ऑब्टेन एज अ रिजल्ट, कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है या फिर आप हार्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं रीप करना। सेंटेंस यूज देखिए, यू रीप व्हाट यू सो। तो जो भी आप सो करते हो, बोते हो, वही आप रीप करते हो, वही आप काटते हो। हार्वेस्ट, ऑब्टेन और गेन, तीनों जाते हैं इसकी सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे इसमें से हार्वेस्ट को। एक तरफ तो आपको लाभ मिल रहा है, आप फसल काट रहे हो, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है, फॉरफीट कर रहे हो और मिस कर रहे हो, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स, मार्क करेंगे फॉरफीट को। अगला वर्ड है डिस्कोर्स। नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है वार्तालाप या फिर भाषण। एक रिटन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन है या फिर कोई एक डिबेट है, उसी को बोलते हैं डिस्कोर्स। द प्रोफेसर गेव अ लॉन्ग डिस्कोर्स ऑन डेमोक्रेसी। प्रोफेसर ने डेमोक्रेसी पर एक बहुत ही लंबा डिस्कोर्स दिया है, मतलब क्या, कोई डिबेट करी होगी, डिस्कोर्स मतलब डिबेट करी होगी या फिर कम्युनिकेट करा होगा, डिस्कशन हुआ होगा, डायलॉग रहा होगा, कन्वर्सेशन, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। डायलॉग ये फिल्म वाला डायलॉग नहीं है, इसका मतलब होता है बातचीत। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। एक तरफ तो डिस्कशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, दूसरी तरफ साइलेंस, क्वाइट और म्यूट, यानी कि शांति है बिल्कुल, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है पेडागोजी। एक नाउन होता है, शिक्षा शास्त्र को बोलते हैं पेडागोजी। द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग। भाई पढ़ाने की जो कला है, पढ़ाने का जो विज्ञान है, उसी को बोलते हैं पेडागोजी। मॉडर्न पेडागोजी फोकसेस मोर ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। आजकल की जो पेडागोजी, आजकल की जो पढ़ाने का तरीका है, जो साइंस है आज की पढ़ाने की, फोकस करती है मोर ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, जो बच्चों के सेंटर्ड लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देती है। टीचिंग, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन, तीनों जाते हैं सिनोनिम्स पेडागोजी के। अब एक तरफ तो टीचिंग हो रही है, एजुकेशन हो रही है, तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या रहेगा फिर, मिस एजुकेशन, इग्नोरेंस और इलिटरेसी, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, वो उसी से काम चल जाएगा। अगला वर्ड है एरेटिक। एडजेक्टिव होता है अस्थिर या फिर अनियमित को बोलते हैं एरेटिक।
नॉट कंसिस्टेंट और रेगुलर, जो कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, उसको बोलते हैं इरेटिक। हिज इरेटिक बिहेवियर वरीड हिज पेरेंट, उसका जो इरेटिक बिहेवियर था मतलब लगातार कोई काम नहीं करता है, तो उससे क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स वरीड थे, चिंतित थे। अनप्रेडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट है और इरेगुलर है, लगातार कोई चीज़ नहीं चलती है। अनप्रेडिक्टेबल है, आप पहले से नहीं बता सकते हो कि ये काम लगातार करेगा या नहीं करेगा, तो इरेटिक। कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और स्टेबल, ये तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिगर। नाउन होता है कठोरता या फिर सख्ती को बोलते हैं रिगर। स्ट्रिक्टनेस और सेवरिटी इन अप्रोच, अप्रोच में एकदम स्ट्रिक्टनेस है, कठोरता है, सख्ती है, उसी को बोलते हैं रिगर। द ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल रिगर, ट्रेनिंग में किस चीज़ का क्या चीज़ शामिल है, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल रिगर, रिगर यानी कि कठोरता, वहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगते होंगे। स्ट्रिक्टनेस, हार्डनेस और इंटेंसिटी तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई कठोरता है, स्ट्रिक्टनेस है, दूसरी तरफ लीनियंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन मतलब कोई चीज़ अगर आपको डजन में मिल रही है, अ डाइम अ डजन, आपने एक डाइम मांगा, आपको एक डजन मिल गया, मतलब क्या, बहुत आम चीज़ है फिर तो वो, बहुत सामान्य है, सस्ते में मिलने वाली कोई चीज़ है, वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी बहुत लिटिल, बहुत थोड़ी सी वैल्यू है। भाई दर्जनों में अगर कोई चीज़ आपको मिल जा रही है, आपने केवल एक डाइम मांगा था, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मांगा था, आपको मिल गया डजन, तो मतलब बहुत सामान्य सी चीज़ है वो तो। चीप मोबाइल फ़ोन्स आर अ डाइम अ डजन दीज डेज, आजकल क्या है, जो मोबाइल फ़ोन्स है, जो सस्ते मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो क्या है, डाइम अ डजन, यानी कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ बात है, बहुत ही कॉमन है आजकल। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको लग रहा था कि ये चीज़ डिस्गाइज है, बहुत ख़राब चीज़ है, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो चीज़ आपकी ब्लेसिंग साबित हुई, छिपा हुआ वरदान। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, जो चीज़ स्टार्टिंग में आपको बैड लगे बट टर्न्स आउट गुड, लेकिन बाद में वो सही साबित हो। लॉजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक जॉब खो गई है किसी की, जॉब छूट गई है किसी की, ठीक है, कोई बेरोजगार हो गया, लेकिन वो शुरू में तो क्या लग रहा है कि भाई बेरोजगारी आ गई है, तो फिर वो तो बुरा ही लगेगा सबको, बट लेटर ऑन उसको क्या मिला, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, बाद में वो वरदान हुआ, मतलब कुछ ना कुछ उसने बाद में क्रिएट किया होगा, तो इसलिए वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। बैड हेयर डे, बहुत ख़राब दिन को बोलते हैं बैड हेयर डे, जो कुछ भी सही ना हो, जब कोई कोई ऐसा दिन होता है ना जिसमें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है, उसको बोलते हैं बैड हेयर डे। अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, एक ऐसा दिन जहाँ पर सब कुछ गलत चल रहा होता है, जब सब कुछ खराब हो रहा होता है, उसको बोलते हैं बैड हेयर डे। आई मिस्ड माई ट्रेन, फॉरगट माई नोट्स, इट वॉज अ बैड हेयर डे, मेरी ट्रेन छूट गई और मेरे नोट्स घर पर रह गए, तो ये क्या था, इट वॉज अ बैड हेयर डे, ये एक खराब दिन था। आपके देखो ना यार, किसी का कोई व्यक्ति मान लो सपोज करो स्कूल जा रहा है ना, कॉलेज जा रहा है, पहले तो उसकी ट्रेन छूट गई, तो पहली तो बात तो वो लेट पहुंचेगा, और जब वो लेट पहुंचेगा उसके पास नोट्स भी नहीं है, तो टीचर डांटेगा उसको, तो क्या हो गया, इट वॉज अ बैड डे, बैड हेयर डे। नेक्स्ट, अगला है अ केक वॉक, बहुत आसान काम, समथिंग वेरी इजी टू। केक क्या होता है, केक बहुत सॉफ्ट होता है, तो केक पे चलना इतना बड़ा काम नहीं है, उस पर आराम से कोई चल सकता है, केक वॉक सिंपल, आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। हाँ, अगर कांटों पर चलवाएगा कोई तब तो मुश्किल वाली बात है ना, तो केक पर चलना तो बहुत आसान काम है। फॉर हिम सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज आ केक वॉक, उसके लिए मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या है, केक वॉक है, मतलब बहुत ही आसान काम है। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है बिगड़ जाना या फिर टूट जाना। स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली, कोई चीज़, किसी चीज़ ने काम करना बंद कर दिया, मतलब बिगड़ गई है या फिर वो टूट गई है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, हाईवे पर मेरी कार क्या हो गई, ब्रोक डाउन, यानी कि ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, काम में लगना। टू डिसेंड और स्टार्ट डूइंग समथिंग सीरियसली, किसी चीज़ को, पहली बात तो नीचे उतरने को बोलते हैं गेट डाउन करना, या फिर किसी काम को शुरुआत कर देना, उसको बोलते हैं गेट डाउन। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मतलब क्या है, आओ बिजनेस शुरू करते हैं। ड्रैग ऑन का मतलब होता है, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, तो ड्रैग ऑन मतलब किसी चीज़ को लंबा खींचना। कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक खींचना, उसको बोलते हैं जारी करना, किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक, उसको बोलते हैं ड्रैग ऑन करना। द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स, मीटिंग जो थी वो ड्रैग ऑन हुई, मतलब लंबी चली, कहाँ तक, फॉर आवर्स, घंटों तक चलती रही। फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब होता है सुधारना या फिर तय करना, रिपेयर करना या फिर अरेंज करना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं फिक्स अप करना।
दे फिक्स्ड अप द ओल्ड हाउस ब्यूटीफुली, उन्होंने क्या करा है, फिक्स अप करा है अपने पुराने घर को ब्यूटीफुली। तो फिक्स अप मतलब यहाँ पर क्या है, उन्होंने रिपेयर करा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। हच, पहला वर्ड है हच, खरगोश या फिर छोटे जानवरों का पिंजरा, उसको बोलते हैं खरगोश, सॉरी उसको बोलते हैं हच। हच क्या है, खरगोश या फिर छोटे जो जानवर होते हैं उनका एक घर। पहले वोडाफोन जो कंपनी थी, अभी तो वीआई बन गई है, उससे पहले वोडाफोन हुआ करती थी, उससे पहले इसका नाम शायद हच हुआ करता था। हाँ, हच हुआ करता था। उसमें क्या होता था, एक टाइप का घर सा हुआ करता था, उसमें से कुत्ता निकल कर बाहर आता था। तो वो जो घर था ना, वो उसके ऊपर नाम रखा गया था हच। हच का मतलब होता है एक घर, एक छोटे जानवर का घर। एक केज या फिर एक स्मॉल हाउस है फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के लिए एक छोटा सा घर, छोटा सा पिंजरा, उसी को बोलते हैं हच। द रैबिट्स वर केप्ट इन अ वुडन हच, रैबिट्स यानी कि खरगोशों को कहाँ रखा गया था, एक छोटे से वुडन हच में, छोटे से घर में, पिंजरे में। अगला वर्ड है जॉकी, घुड़सवार को बोलते हैं जॉकी, नियंत्रण में रखने वाला। भाई कोई व्यक्ति अगर घुड़सवार है, घोड़े को चलाता है, तो उसको हॉर्स राइडर को बोलते हैं एक जॉकी। अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेस, रेस में जो घोड़े को दौड़ाता है उसी व्यक्ति को बोलते हैं जॉकी। घोड़ों की रेस होती है ना, तो उसमें जो घोड़े के ऊपर सवार होता है, जो राइड कर रहा होता है घोड़े को, उसी को बोलते हैं जॉकी। द जॉकी गाइडेड हिज हॉर्स टू विक्ट्री, जॉकी ने क्या करा है, गाइड किया है अपने घोड़े को जिताने के लिए। मतलब क्या, जॉकी ने राइड करा, गाइड करा मतलब राइड करा अपने घोड़े को जिताने के लिए, विक्ट्री के लिए। तो जॉकी मतलब घुड़सवार। अगला वर्ड है अबेट, अबेट का मतलब होता है कम होना या फिर थमना। तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कोई चीज़ कम हो जाना, थम जाना, उसी को बोलते हैं अबेट। द स्टॉर्म फाइनली बिगैन टू अबेट, तो स्टॉर्म यानी कि तूफान धीरे धीरे क्या हो गया, फाइनली बिगैन टू अबेट, अबेट मतलब थमना शुरू हो गया। नेक्स्ट अगला वर्ड है इंटरल्यूड, मध्यांतर, बीच का समय है कोई, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। एन इंटरवीनिंग पीरियड और पोज, भाई किसी घटना के बीच में अगर कोई चीज़ पोज आ गया है, उसी को बोलते हैं इंटरल्यूड। देयर वॉज अ शॉर्ट म्यूजिकल इंटरल्यूड बिटवीन एक्ट्स, कोई एक्ट चल रहा था, उसके बीच में क्या था, एक शॉर्ट म्यूजिकल इंटरल्यूड था। मूवी चल रही होती है कोई, मूवी के बीच बीच में गाने आते हैं, तो वो गाने क्या है, गाने अपने आप में क्या है, इंटरल्यूड हैं गाने, क्योंकि एक्शन चल रहा होता है मूवी में, उसको बीच में रोकने के लिए आते हैं गाने या फिर एड्स, तो उन्हीं को बोलते हैं इंटरल्यूड। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अच्छे वर्ड्स थे, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ये वर्ड्स। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे। डेथ्स इन स्कूल, स्कूल में मौतें। ऑन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ये, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ लगा है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो अवस्था है, स्टेट है, उसके बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीड्स अर्जेंट एक्शन, उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, अर्जेंट अटेंशन की, वहाँ पर एकदम से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगुलर था, इसके लिए फिर यहाँ पर नीड्स सिंगुलर ही आया है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ऑन जुलाई 2025, जुलाई 25 2025 में ट्रेजिडी अवेटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 and 7 एट द पिपलोदी गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान झालवार डिस्ट्रिक्ट एज द असेंबल्ड फॉर प्रेयर। 25 जुलाई 2025 को ट्रेजिडी यानी कि एक हादसा, अवेट यानी कि वेट कर रहा था किसका, स्टूडेंट्स का, क्लास 6 और 7 के क्लास के स्टूडेंट्स का वेट कर रहा था एक हादसा, एक दुखद घटना। एट द पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल, ये स्कूल का नाम है, राजस्थान के अंदर है ये, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। एज द असेंबल फॉर प्रेयर, ये बच्चे असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे प्रेयर करने के लिए, और वहीं पर एक दुर्घटना उनका वेट कर रही थी। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग गेव वे लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 7 and इंजरीज टू सेवरल अदर्स। एक पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग की स्कूल का एक पार्ट, गेव वे लीडिंग टू, उससे क्या हुआ, उसने जगह दी, उसने मौका दिया किस चीज़ को, लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 7 बच्चों की डेथ हुई उसमें, इंजरीज हुई टू सेवरल अदर्स, दूसरे बच्चों को उस घटना में चोट मिली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में आएगा क्या, वर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज, ज़्यादातर बच्चे कैसे थे, ट्राइबल कम्युनिटीज से थे। द स्कूल इज इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश, जो स्कूल था ना, इज
इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट में था स्कूल ऑफ स्टेट बॉर्डरिंग एमपी। तो एमपी का जो और राजस्थान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर साउथ ईस्ट पार्ट में था ये स्कूल जहाँ पर ये घटना हुई। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट द नेक्स्ट डे इन नागौर डिस्ट्रिक्ट बट द स्कूल वॉज क्लोज्ड बीइंग अ हॉलीडे। सिमिलर घटना देखने को मिली। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट। अब ये यहाँ पर सिमिलर इंसिडेंट जो है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और वर्ब इसके लिए यहाँ पर देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पर आया है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट्स होता तो फिर यहाँ पर हमको वर्ब यूज़ करना पड़ता। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट द नेक्स्ट डे। अगले दिन भी ऐसी ही घटना देखने को मिली नागौर डिस्ट्रिक्ट में। बट द स्कूल वॉज क्लोज, लेकिन स्कूल क्या था, क्लोज था, बंद था। बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी थी। सेम घटना हुई, वहाँ पर भी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, लेकिन उस दिन फॉर्चुनेटली छुट्टी थी जिससे कोई हादसा नहीं हुआ, कोई बच्चे की वहाँ पर कैजुअलिटी नहीं हुई। There has been much public anger in the state over the incidents which quite rightly have thrown the spotlight on the state of government schools. There has been much public anger, बहुत पब्लिक में आक्रोश है, बहुत गुस्सा है पब्लिक के अंदर। इन द स्टेट, पूरे राज्य में, ओवर द इंसिडेंट्स, जिस ऐसे इंसिडेंट्स पर जो क्वाइट राइटली हैव थ्रोन द स्पॉटलाइट, जिसने भाई ये ऐसे जो इंसिडेंट हुए हैं इन्होंने एकदम से स्पॉटलाइट फेंकी है, उजागर करा है सरकारी स्कूल्स की जो कंडीशन है, जो स्टेट है उसको उजागर करा है। तो इन घटनाओं के बाद पब्लिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, पब्लिक एंगर है, आउटरीच है। एज इन UDISE 2023-24 data, there are more than 70,000 government schools in Rajasthan serving nearly 84 lakh students, especially from the poorer and marginalized sections. एक रिपोर्ट है 2023-24 का डाटा है UDISE का। वहाँ पर मोर देन 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, 70,000 से ज़्यादा स्कूल्स राजस्थान के अंदर, सर्विंग नियरली 84 लाख स्टूडेंट, जो 84 लाख स्टूडेंट को सर्व करते हैं। उसमें बच्चे 84 लाख के आसपास पढ़ते हैं और स्पेशली पुअरर और मार्जिनलाइज सेक्शन से वहाँ पर पढ़ने जाते हैं बच्चे सरकारी स्कूल में। ये हमारा दुर्भाग्य हमारे देश का कि सरकारी स्कूल में केवल गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पुअरर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस। ऑफ दिस सम 8,000 स्कूल्स हैव बीन एस्टिमेटेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी इन अ पुअर कंडीशन। और ये जो 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनमें से 8,000 स्कूल्स को एस्टिमेट करा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई ये पुअर कंडीशन में, उनको खराब कंडीशन में आइडेंटिफाई करा गया है। द झालवाड़ स्कूल वॉज नॉट अमंग द स्कूल्स आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन अ पुअर स्टेट, इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये जो झालवाड़ स्कूल था ना, इसको इन 8,000 स्कूल्स के अंदर नहीं काउंट किया गया, इसको खराब स्कूल नहीं बताया गया, इसको अच्छा स्कूल मानकर चल रहे थे। और इसकी कंडीशन कितनी खराब निकली, बच्चों की डेथ हुई इस स्कूल में, तो आइडेंटिफिकेशन में कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ रही। एज बीइंग इन ए पुअर स्टेट इसको नहीं बताया, इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इससे पता लगता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है। जो स्कूल गिर गया आपने उसको भी काउंट नहीं करा, तो ये तो भाई आपके पार्ट पर बहुत बड़ी गलती है, सरकार के पार्ट पर बहुत बड़ी गलती है। Some rupees 650 crore had been allocated in the past to state budgets for boosting the infrastructure, but inefficiencies in government have ensured that the measures did not make much difference. लगभग 650 करोड़ एलोकेट करा गया था, हैड बीन एलोकेटेड, इसमें पैसिव में है टेंस, हैड बीन एलोकेटेड, ठीक है, पैसिव में है। 650 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, दिया गया पास्ट टू स्टेट बजट, पिछले 2 बजट में, स्टेट के अंदर पिछले 2 बजट में 650 करोड़ रुपए का बजट दिया गया फॉर बूस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, इसको बूस्ट करने के लिए 650 करोड़ रुपए दिए गए। बट इनएफिशिएंसीज इन गवर्नमेंट हैव एंश्योर्ड दैट द मेजर्स डिड नॉट मेक मच डिफरेंस। लेकिन जो सरकार के अंदर की जो कमियां हैं, अंदर जो धांधली है, उससे पता लगता है कि भाई ऐसे मेजर्स 650 करोड़ दे दो चाहे 6,000 करोड़ दे दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक मंशा नहीं है सरकार की, जब तक नेताओं की, मंत्रियों की, जब तक मंशा नहीं है चीज़ों को ठीक करने की, बजट से कुछ नहीं होता। फिक्सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर स्टेट्स। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फिक्स करना इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट स्कूल्स के, भाई जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी खराब जर्जर अवस्था में हैं, उनको फिक्स करना सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है स्टेट में, वहाँ पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। The tragedy in Rajasthan should serve as a wake-up call across India, given the current policy
डिफोकस ऑन गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो ट्रेजेडी हुई ना राजस्थान में, ये जो बच्चों की जाने गई, शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल। ये वेकअप कॉल होनी चाहिए पूरे देश में। पूरे देश में जितने भी स्कूल इस तरीके की कंडीशन में रन करे जा रहे हैं, उनको एकदम से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उन पर एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है गिवन द करंट पॉलिसी, क्योंकि करंट पॉलिसी जो है वो डिफोकस करती है गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 had called for an immediate increase in spending on education from some 4.6% of GDP to 6%, identifying one-time spends on infrastructure as the lead priority, besides identifying other sectors for a boost in support. NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, हैड कॉल्ड फॉर, उसने क्या डिमांड करी है कि इमीडिएट इंक्रीज की, एकदम से इंक्रीज करने की स्पेंडिंग यानी कि बजट में ऑन एजुकेशन। नई पॉलिसी में बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 4.6% था पहले GDP का, अभी उसको 6% करा गया बजट को एजुकेशन के लिए। आइडेंटिफाई करते हुए कि भाई वन टाइम स्पेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा जाएगा एज द लीड प्रायोरिटी, बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग अदर सेक्टर्स फॉर अ बूस्ट इन सपोर्ट। तो और चीज़ों पर ना ध्यान देकर उसमें कहा गया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे। 5 years into the NEP, 5 साल हो गए भाई, NEP आए 2020 की, 5 साल हो गए। देयर इज लिटिल टू सजेस्ट दैट दिस हैड बीन अ फोकस एरिया फॉर गवर्नमेंट्स, यूनियन और स्टेट। 5 साल हो गए न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 2020 में, 25 चल रहा है, 25 ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अभी भी कोई ऐसा सजेशन नहीं मिल रहा देखने के लिए कि भाई जो गवर्नमेंट है ना वो फोकस कर रही है इन चीज़ों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकारें ध्यान नहीं दे रही, यूनियन पूरा जो हमारा यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, स्टेट हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये कंडीशन चल रही है देश में एजुकेशन सिस्टम की। पॉलिसी थ्रस्ट हैव बीन मोर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉलिसी थ्रस्ट हैव बीन मोर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। पॉलिसी थ्रस्ट तो है, जोर तो दिया जा रहा है पॉलिसी पर कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट दी जा रही है, उनको रिड्यूस करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट को घटा दिया जाए, सेल्फ फाइनेंसिंग पर और एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वाइल दीज मे बी एप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन, बेसिक स्कूल एजुकेशन इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। वाइल दीज में बी एप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन, ठीक है आप हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो एजुकेशन का, बट बेसिक स्कूल एजुकेशन जो है, जो स्टार्टिंग वाली जो बेसिक स्कूल एजुकेशन है, जो ज़रूरी है कि हर बच्चे को मिलनी चाहिए, वो प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की एज इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चलती है इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशन। जो दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है ना, वहाँ पर भी बेसिक एजुकेशन को ज़रूर ध्यान देते हैं, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ठीक है हायर एजुकेशन में आप कर सकते हो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को तो आपको, बेसिक एजुकेशन को तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। सेटिंग अप मॉडल स्कूल्स एंड फंडिंग दैम टू सर्व एज एग्जाम्पलर्स कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। सेटिंग अप मॉडल स्कूल्स, भाई आप मॉडल स्कूल्स बनाएं, फंड करें उनको टू सर्व एज एग्जाम्पलर्स, कि भाई उनको उदाहरण सेट करें कि भाई ये इतना अच्छा हमारे इंस्टीट्यूशन है। कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। आप स्कूल अच्छे करो, प्राइवेटाइजेशन करो आप स्कूल का, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशंस आप डेवलप करो प्राइवेट में, बट उसका कॉस्ट मास एजुकेशन को नहीं होना चाहिए। ये जो पब्लिक, जो गरीब तबका है ना, उसको इसकी कॉस्ट पर नहीं बनाना चाहिए। उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो पढ़ाई है, उनके जो अधिकार हैं, वो उनको मिलने ही चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल एरिया फॉर बूस्टिंग वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी and reaping the demographic dividend that will soon run its course as India's population ages. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब देखो क्या होता है ना, पूरा जब कभी एक फ्रेज होता है, सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन देखते हैं, प्रोनाउन को देखते हैं, लेकिन कभी कभी एक पूरा का पूरा फ्रेज, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। देखने में लग सकता है लिटरेसी एक बात हो गई और दूसरी बात होगी न्यूमरेसी, तो प्लूरल हो गया, फिर यहाँ पर हैव यूज़ कर देंगे, नहीं, पूरी की पूरी फ्रेज को एक सिंगुलर काउंट करा जाता है, उसके लिए फिर एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करी जाती है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई करा गया है एक क्रिटिकल एरिया फॉर बूस्टिंग वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है उसको बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को,
एंड रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो पूरा लोग बटे हुए हैं जिस तरीके से अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, सेटल हुए हैं, दैट विल सून रन इट्स कोर्स एज इंडियाज पॉपुलेशन एजिस। एजिस का मतलब होता है जैसे जैसे पुरानी होगी, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन पुरानी होगी तो सारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये सब अपने अपने काम पर लगेंगे। तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं उसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करके उनको बूस्ट करना ही पड़ेगा। बट द डिस्कोर्स ऑन पाथवेज टुवर्ड्स अचीविंग दैम इज मोर ऑन पेडागोजी, नॉन फॉर्मल टीचिंग एंड सो ऑन देन द एसेंशियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एंड टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। लेकिन जो डिस्कोर्स ऑन पैथवेज, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है भाई? डिस्कोर्स का मतलब होता है जो डिस्कशन चलते हैं वो किस में? ऑन पाथवेज टुवर्ड अचीविंग दम, कि बस उनको अचीव करने की बात करी जाती है। इज मोर ऑन पेडागोजी, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई पेडागोजी पे, नॉन फॉर्मल टीचिंग पे एंड सो ऑन देन द एसेंशियल्स। लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाई आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट तो करो, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तो ठीक करो, टीचर्स की रिक्रूटमेंट तो करो, उनकी अच्छे से ट्रेनिंग तो करो, उसके बाद आएंगे पेडागोजी पे। तो बेसिक चीज़ों को भूलकर सरकार ध्यान देती है पेडागोजी पर, जो बाद की स्टेज है। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? अच्छे स्कूल की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, उसके बाद अच्छे अच्छे टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद आएंगी पेडागोजी पर। लेकिन सरकार शुरुआत करती है पेडागोजी से और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से इस टाइप की घटनाएं हो जाती हैं और हमारे एजुकेशन का लेवल जो है वो निचले स्तर पर ही रहता है। यही रीजंस है। चलिए अभी बढ़िया एडिटोरियल था, मज़ा आया पढ़ के। एक कंडीशन समझ में आएगी देश की, जो हमारी जो देश में जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी एजुकेशन की कंडीशन है, जो स्टेट है, वो कितनी जर्जर अवस्था में है। आगे हम कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज को करेंगे अब। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट अबाउट द ₹650 करोड़ एलोकेटेड इन राजस्थान फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर? एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है? 650 करोड़ का एलोकेट हुआ था राजस्थान में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एडिटोरियल में क्या पता लगा इससे? इट वॉज फुल्ली यूटिलाइज, फुल्ली इसको यूटिलाइज कर लिया गया। इट वॉज रिटर्न अनयूज्ड, इसको अनयूज रिटर्न कर दिया गया। अच्छा, रिटर्न कौन करता है यार? किसी नेता को अगर आपने 650 करोड़ रुपए दे दिए, वो रिटर्न कर देगा क्या? कोई मतलब नहीं है। इसको फुल्ली यूटिलाइज कर दिया, नहीं करा। इट फेल्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, इट वॉज डाइवर्टेड टू प्राइवेट स्कूल्स। बताओ भाई इसमें क्या पता लग रहा है आपको? भाई सीधी सी बात है, इसमें आपको ये पता लग रहा है कि इट फेल्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज की वजह से प्रॉपर तरीके से इनको यूटिलाइज नहीं करा गया, इसलिए ये फेल हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, हाउ मच ऑफ द GDP शुड आइडियली बी स्पेंट ऑन एजुकेशन? कितना होना चाहिए स्पेंड एजुकेशन पर GDP का? 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऊपर पूछ रहा है। तो ये होना चाहिए भाई 6%। सी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे याद है ऊपर आया था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखो ना, ये है ना यहाँ पर, ये 6%, सॉरी ये देखो 6%। तो 6% आया ना, तो इसके लिए इसने यूज़ करा है 6%। तो GDP का पहले 4 पॉइंट कितना था, 4.6% था पहले, अभी हो गया उसको 6%। तो GDP में बता रहा है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो बता रही है कि भाई कितना यूज़ करना चाहिए, 6% वहाँ पर यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? ट्राइबल स्टूडेंट्स नीड सेपरेट स्कूल्स, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं देखने को मिला। प्राइवेट स्कूल शुड रिप्लेस गवर्नमेंट स्कूल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स अर्जेंट अटेंशन, हाँ ये बात तो सामने आई भाई। मॉडर्न स्कूल्स आर इनफ टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, नहीं मॉडर्न स्कूल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरत है अर्जेंट अटेंशन की। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग गिव वे लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स। अ पार्ट ऑफ एरर में मैंने बताया स्टार्टिंग से एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहां एरर आएगा वहीं पर स्पॉट कर देंगे और उसको करेक्ट करेंगे। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, यहाँ तक तो ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ये करेक्ट होगा। गिव वे लीडिंग, गिव वे, अब देखो अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, बात हो रही है सिंगुलर, यहाँ पर गिव जो आया, तो गिव तो कहीं से कहीं तक भी ठीक है नहीं। या तो आएगा गिव्स, अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो गिव्स यूज़ करेंगे, या फिर अगर इसको पास्ट में बनाएंगे तो फिर गेव आएगा।
तो ऑप्शन जो गलत है वो सी ऑप्शन में गड़बड़ है, बाकी ऑप्शन तो ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, एरर जो है वो सी ऑप्शन में है। यूज़ करें और इसको पास्ट में यूज़ करेंगे तो इस यहाँ पर गेव आएगा, गिव की जगह पर गेव आएगा। अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, उनकी स्कूल बिल्डिंग के एक पार्ट ने गेव वे लीडिंग टू द डेथ ऑफ 7 स्टूडेंट, उससे क्या हुआ है, बहुत सारे 7 बच्चों की क्या हो गया है, डेथ हो गया है। तो गिव की जगह पर यहाँ पर गेव आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक, द डैश ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल इज अलार्मिंग। देखो आप वर्ड से पकड़ा करो, बात चल रही है, हमें नहीं पता क्या आएगा, हमें इतना पता लग रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है, स्कूल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात चल रही है और वो अलार्मिंग है। अलार्मिंग मतलब चिंताजनक है। अब अगर बात चिंताजनक है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ खराब आएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव बात आएगी, क्योंकि अलार्मिंग अगर कोई चीज़ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी की बात हो रही है। फ्लोरिश पॉजिटिव वर्ड है, अबंडेंस एलिवेशन, नेगेटिव वर्ड है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी होती है कमी, किसी चीज़ की कमी। तो स्केर्सिटी है किस चीज़ की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कूल्स के अंदर, तो वो कैसी है, वो चिंताजनक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपको स्केर्सिटी का मीनिंग अगर पता है और आपको सेंस समझ में आ रहा है कि भाई नेगेटिव सेंस में है, तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 सेकंड में आप इसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। द स्कूल इज अमंग द वर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। अमंग द वर्स्ट, वर्स्ट नहीं होता, द के साथ में सुपरलेटिव वर्स्ट लगाएंगे, अमंग द वर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ए ऑप्शन कट गया। दिस स्कूल हैव मोर स्टूडेंट्स दैन दैट, दिस स्कूल सिंगुलर है तो उसके लिए हैव नहीं है जाएगा, ये कट जाएगा। मैनी ऑफ दिस स्कूल्स हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड, मैनी ऑफ दिस स्कूल्स, तो मैनी का मतलब भाई प्लूरल है, यहाँ पर हैज़ क्या कर रहा है, यहाँ पर हैव होना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचता है, उसको करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी मेड आ प्रायोरिटी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं और अब हम करते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करिएगा बेटा, पढ़िएगा इसको एक बार, फिर मैं कराता हूँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे। चलिए पढ़िएगा क्लोज टेस्ट को, फिर मैं कराऊंगा। पढ़िए भाई पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए आप एक काम करना, इसको पॉज करेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। इन द वेक ऑफ द रिसेंट स्कूल कोलैप्स ट्रेजेडी इन राजस्थान, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट द डैश ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एजुकेशन सेक्टर। इन द वेक ऑफ रिसेंट स्कूल कोलैप्स ट्रेजेडी हुई जो राजस्थान में, उसको देखते हुए क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड, क्वेश्चन उठाए गए हैं, अबाउट द डैश ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, किस चीज़ पर सवाल उठाए गए होंगे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के किस चीज़ पर, इनोवेशन पर, नेग्लिजेंस पर, वाइब्रेंसी पर, या फिर रोबस्टनेस पर। बताओ भाई किस चीज़ पर उठाए गए होंगे सवाल, उठाए गए होंगे इनोवेशन। इनोवेशन अगर आएगा तो इनोवेशन की तो कोई इसमें बात नहीं हो रही भाई, कोई आविष्कार थोड़ी ना करा जा रहा है यहाँ पर। नेग्लिजेंस या फिर रोबस्टनेस या फिर वाइब्रेंसी, देखो बात सवाल नेग्लिजेंस पर थोड़ी ना उठाई जा रही, सवाल उठाया जा रहा है रोबस्टनेस पर, उसकी मजबूती पर, उसकी मजबूती पर कि भाई कितना कितना मजबूत हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ पर तो सवाल उठाया जा रहा है। नेग्लिजेंस पर सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं उसकी रोबस्टनेस पर, उसकी मजबूती पर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। द स्कूल इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेजेडी वॉज नॉट इवन अमंग दोज डैश एज बीइंग अनसेफ, सजेस्टिंग अ डीपर मैलेज। जो स्कूल था जिसमें ट्रेजेडी हुई, उस स्कूल में जिसमें ट्रेजेडी हुई, वॉज नॉट इवन अमंग दोज डेमोलिस्ड, प्रेडिक्टेड, डेजिग्नेटेड या फिर मॉडिफाइड। द स्कूल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेजेडी, जो स्कूल इन्वॉल्व थे ट्रेजेडी में, वॉज नॉट इवन अमंग दोज, किन के बीच में नहीं थे वो डिमोलिश हुए एज बीइंग अनसेफ, नहीं प्रेडिक्ट करा गया था उनको बीइंग अनसेफ, या फिर डेजिग्नेटेड, हाँ उनको डेजिग्नेट करा गया था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि भाई वो उनको अनसेफ बताया गया था, कि ये खास तौर पर उनको चिन्हित किया गया था कि ये डेजिग्नेटेड है एज बीइंग अनसेफ। सजेस्टिंग आ डीपर माइलेज, जिससे कि एक डीपर माइलेज आपको सामने आया। माइलेज का मतलब क्या, डिस्कम्फर्ट, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट वाइल पॉलिसीज फोकस ऑन पेडागोजी, एक्सपर्ट्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिसी फोकस करती है पेडागोजी पे, पढ़ाने के जो तरीके हैं उस पर।
रियल रिफॉर्म मस्ट बिगिन विथ बिल्डिंग सेफ्टी एंड टीचर्स डैश टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पॉलिसी फोकस करती हैं पेडागोजी पे, जबकि रियल रिफॉर्म जो शुरुआत होनी चाहिए वो होनी चाहिए पहली बात तो बिल्डिंग सेफ्टी से, कि भाई आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं, एंड टीचर्स डैश, टीचर्स का क्या एक्सटिंक्शन नहीं, भाई टीचर्स को ख़त्म थोड़ी करोगे, उनके रिक्रूटमेंट पर क्रिटिसिज्म या फिर अटेंडेंस। टीचर्स के क्रिटिसिज्म पर ध्यान देने से कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, काटो। टीचर्स की अटेंडेंस तो बच्चों की होती है, तो टीचर्स की होती भी नहीं है। टीचर्स की रिक्रूटमेंट पर और बिल्डिंग की सेफ्टी पर ध्यान देना, कि जिससे कि एक प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बने, इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन पेडागोजी पर ही ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें हमारी नहीं सुधर रही हैं, शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। PQRS करिएगा भाई, इसको पढ़िएगा एक बार, रीअरेंज करना है आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी इंडिया मस्ट अर्जेंटली फोकस एंड टीचर डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए भाई देखो, सब्जेक्ट आपको पहली बात तो क्यू 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 और एस, 3 बार क्यू है तो इसका मतलब इतना तो पता है कि शुरुआत क्यू से होगी। वैसे भी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट शुरुआत करने के बाद एक सेंस नहीं बनता, शुरुआत करते हैं क्यू से। इंडिया मस्ट अर्जेंटली फोकस, और फोकस आप किसी चीज़ के ऊपर डालते हो तो फोकस के साथ में एक वर्ड आएगा यहाँ पर जो फिक्स रहता है, तो फोकस एंड नहीं, फोकस ऑफ नहीं, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, किस चीज़ पर मस्ट अर्जेंटली फोकस करना चाहिए, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद समझ में आएगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज़ का तो होगा, किस चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको फोकस डालना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी। तो इंडिया मस्ट अर्जेंटली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड टीचर डेवलपमेंट। तो क्यू के बाद एस पी और आर, QSPR कहाँ पर है, QSPR, सी ऑप्शन में QSPR आपको देखने को मिलेगा, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, नीचे आंसर की है, PDF से मिल जाएगी और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारी शुरू होती है वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। स्टार्टिंग में आपने जो पढ़ी थी जितनी वोकैब, उस सब को हम करेंगे यहाँ पर वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। सब कुछ जो आज आपने पढ़ा है वो आपको रट जाएगा। इसकी PDF मिल जाती है आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। और हाँ, टेलीग्राम के बारे में आज मुझे आपसे कुछ बोलना है। कल एक बच्चा पता नहीं क्या क्या लिंक शेयर कर रहा था उल्टे सीधे। बेटा मैं आपको समझाता हूँ, टेलीग्राम आपकी पढ़ाई के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। उसमें तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, अलग अलग PDFs दी जाती हैं और क्लास के लिंक्स होते हैं। आप टेलीग्राम को अगर आप इस तरीके से वाहियात चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, चैट बॉक्स मैंने बनाया है डिस्कशन के लिए, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, आप चैट बॉक्स में आप वो चीज़ें करेंगे, ना कि आप लिंक वहाँ पर शेयर करेंगे। कल एक बच्चे ने लिंक शेयर किया था, मैंने उसको बैन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी है बेटा जो हमारे लिए गलत है। ठीक है जी, आप पढ़ने का काम करिएगा, उसके अलावा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों का ना कोई भविष्य नहीं होता बेटा। आप अगर इस तरीके की चीज़ें शेयर कर रहे हो पढ़ाई की जगह पर, तो कोई भविष्य आपका नहीं दिखता है, आपका भविष्य गर्त में है, अंधेरे में है, अंधकार में है। ओके, चलिए भाई, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी आप समझदार बच्चे हो, मुझे उम्मीद है आप नहीं करोगे, अगर करोगे तो वहाँ से भी बैन कर दिया जाएगा और चैनल से भी आपको बैन कर दिया जाएगा। वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs शुरू करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ ट्रेजेडी इन अ लिटरेरी कंटेक्स्ट। ट्रेजेडी का एंटोनियम पूछ रहा है, कैटास्ट्रोफे, कॉमेडी, यूलॉजी या फिर बैलेट, बताइएगा भाई, इसमें से आप बताइएगा। लिटरेरी कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक हादसा, एक दुखद, एक त्रासदी जिसमें बहुत कुछ उल्टा हुआ है। कैटास्ट्रोफी तो सेम चीज़ हो गई। यूज़ करेंगे बी ऑप्शन कॉमेडी। भाई एक तरफ अगर कोई दुखद घटना है, दूसरी तरफ कॉमेडी, तो बी ऑप्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉमेडी इज द करेक्ट आंसर। चूज करना है करेक्ट सेंटेंस यूजिंग असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। वी विल असेंबल द ओल्ड मशीन टू सी इट्स डिफेक्ट्स। ओल्ड मशीन को कैसे असेंबल करोगे, इसकी डिफेक्ट देखने के लिए। नहीं, असेंबल नहीं करोगे, उसको तो अलग थलग करोगे ना। द पुलिस असेंबल ऑल द डॉक्यूमेंट्स। पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट्स को असेंबल कर लिया, इकट्ठा कर लिया। द क्राउड असेंबल पीसफुली इन द स्क्वायर। हाँ ये है ना, क्राउड असेंबल हो गई, इकट्ठा हो गई, पीसफुली इन द स्क्वायर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। करेक्ट सेंटेंस जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्राउड ने असेंबल करा है पीसफुली एक स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब इसमें स्क्वायर होता है ना, ये बराबर चारों तरफ, तो एक स्क्वायर में पब्लिक इकट्ठा होकर खड़ी हो गई है पीसफुली, तो यही इसका
करेक्ट यूज है असेंबल का, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज इट मीन टू मार्जिनलाइज अ कम्युनिटी? एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने का क्या मतलब होता है? मार्जिनलाइज करने का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस ना देना। एम्पावर नहीं कर रहे फिर आप, अगर आप किसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर रहे हो तो उसको एम्पावर नहीं कर रहे हो, कट। इंक्लूड इट इन द मेन स्ट्रीम नहीं, उसको अलग रख रहे हो। पुश इट टू द एज ऑफ सोसाइटी, आप उसको हाशिए पर धकेल रहे हो, सोसाइटी से बिल्कुल बाहर कर रहे हो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स पूछा है किसका? डीफोकस का। डीफोकस का मतलब होता है ध्यान हटाना, तो जूम इन करके तो ध्यान आएगा, हाईलाइट करके तो ध्यान आएगा। लॉस कंसंट्रेशन, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, लॉस कंसंट्रेशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज थ्रस्ट मोस्ट लाइकली मीन इन द सेंटेंस? थ्रस्ट का मतलब पूछ रहे हैं, द थ्रस्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट वॉज नेशनलिज्म, तो थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना। पुश, कोर आइडिया, वेपन या फिर एंगर, बताइए भाई। थ्रस्ट ऑफ द ऑफिस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है भाई? एक मेन आइडिया, जो वो एक मजबूती के साथ कोई बात कही जा रही है, कोर आइडिया, तो बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। थ्रस्ट होता है या तो धकेलना किसी चीज को या फिर मजबूती के साथ में कोई एक आइडिया रखना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सिनोनिम बताना है एग्जाम्पलर का, उदाहरण वाली चीज को, कोई चीज आइडियल है उसको बोलते हैं वार्निंग नहीं, आइडियल या फिर मॉडल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिक्स्थ का, यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रीप का मतलब पूछ रहा है कि भाई रीप का, यू रीप व्हाट यू सो, तो रीप का मतलब क्या है? रीप मतलब काटना। गैदर, हार्वेस्ट, अर्न कंसिक्वेंसेस, चेज सक्सेस, बाय क्रॉप्स, क्रॉप को बाय करना नहीं है। अर्न कंसिक्वेंसेस, आप अपने कंसिक्वेंसेस झेलोगे, परिणाम झेलोगे। मेटाफोरिकली मीनिंग पूछ रहा है, लिटरल मीनिंग नहीं पूछ रहा। रीप का लिटरल मीनिंग तो गैदर हार्वेस्ट हो सकता है, लेकिन मेटाफोरिकली पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब है अर्न करना, कंसिक्वेंस, अपने परिणामों को झेलना, बी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सिनोनिम्स। डिस्कोर्स का सिनोनिम पूछ रहा है, डिस्कोर्स का मतलब होता है कोई एक डिस्कशन, कोई एक बातचीत, डायलॉग, उसी को बोलते हैं डिस्कोर्स, या डिबेट भी बोल सकते हो। शाउट करना मैच को नहीं, इनफॉर्मल चैट नहीं है, फॉर्मल डिस्कशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल डिस्कशन का मतलब ही होता है डिस्कोर्स। मोस्ट रिलेवेंट फील्ड पेडागोजी, पेडागोजी क्या होता है भाई? पेडागोजी तो एजुकेशन से संबंधित होती है, पढ़ाने का तरीका। मेडिसिन नहीं है, कुकिंग नहीं है, एजुकेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेडागोजी किससे रिलेटेड है? पेडागोजी का मतलब है एजुकेशन से, सी ऑप्शन करेक्ट है। इरेटिक बिहेवियर कौन सा होता है? इरेटिक बिहेवियर होता है जो लगातार नहीं चल रहा होता है। प्रेडिक्टेबल नहीं, अनस्टेबल, कंसिस्टेंट, लॉजिकल। अनस्टेबल होता है, इरेटिक मतलब लगातार नहीं चल रहा, रुक रुक कर होता है वो, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द टीचर इज नोन फॉर हर रिगर इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में टीचर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपने रिगर के लिए, मतलब सख्ती के लिए। तो रिगर का मतलब होता है सख्त कोई चीज़, लीनियंसी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन। आपने एग्जाम दिया तो क्वेश्चन पेपर को जब चेक किया जाता है, उसका मतलब होता है इवैल्यूएशन करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो रिगर मतलब सख्ती के लिए, स्ट्रिक्टनेस, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ईडियम्स के क्वेश्चंस आएंगे। अ डाइम अ डजन, कोई चीज़ आपने एक डाइम, एक छोटी सी मांगी, लेकिन आपको दर्जनों में मिल गई, मतलब क्या? रेयर और एक्सपेंसिव चीज़ तो दर्जनों में नहीं मिलेगी। फेक और इलीगल तो है नहीं, एक्सट्रीमली कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपने समझा था कि डिस्गाइज है बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन वो ब्लेसिंग निकली। एक विजिबल मिरेकल नहीं, विजिबल नहीं था, एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट है फ्रॉम समथिंग बैड, हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीज़ बैड लग रही थी लेकिन वो बेनिफिट निकली, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बैड हेयर डे का मतलब होता है खराब दिन है, एक परफेक्ट डे नहीं है। बोरिंग बट स्मूथ, स्मूथ डे नहीं है। एक डे है फुल ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स, एक ऐसा दिन है जिसके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भरी हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है कोई आसान काम, टफ जर्नी नहीं है, सिंपल टास्क, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। सिंपल टास्क को बोलते हैं केक वॉक। ब्रेक डाउन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशन, ब्रेक डाउन का मतलब पूछ रहे हैं इमोशनली वो हो जाना, परेशान हो जाना, इमोशनली टूट जाना, उसको बोलते हैं। स्टॉप वर्किंग नहीं है, रिड्यूस प्रेशर नहीं है, लॉस कंट्रोल एंड क्राई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 16 का। कंट्रोल खो देना और रोने लगना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ समथिंग कंटिन्यूस फॉर टू लॉन्ग, अगर कोई चीज़ बहुत लंबी चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? गेट डाउन, फिक्स अप, ड्रैग ऑन या फिर ब्रेक डाउन। ड्रैग ऑन बोलते हैं भाई कोई चीज़ ड्रैग ऑन कर दी गई, खींच दी गई, तो उसी को बोलते हैं इफ समथिंग कंटिन्यूस फॉर टू लॉन्ग, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। करेक्ट यूज फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब आई विल फिक्स अप योर ब्रदर, आई विल फिक्स अप विद योर ब्रदर। कैन यू फिक्स अप द ब्रोकन चेयर, फिक्स अप का मतलब होता है रिपेयर करना, तो ब्रोकन चेयर है उसको फिक्स अप करना, रिपेयर करना।
लेट्स फिक्स अप दिस रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन को आप फिक्सअप रिपेयर नहीं कर सकते। ही विल फिक्सअप ऑन द रूफ। रूफ को फिक्सअप नहीं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टूटी हुई चेयर को फिक्सअप किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। फ्रेजल वर्ब गेट डाउन। गेट डाउन का मीनिंग पूछ रहा है। कैन मीन ऑल एक्सेप्ट। गेट डाउन का मतलब इन सब में से मीनिंग सब हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। गेट डाउन का मतलब राइट करना किसी चीज को, राइट समथिंग। डांस एनर्जेटिकली, एक्सप्रेस समवन, वेक अप अर्ली। गेट डाउन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताइए। गेट डाउन का मीनिंग होता है भाई या तो नीचे उतरना या फिर काम में लगना, ये तो मीनिंग होता है। अगर आप राइट समथिंग कर रहे हो तो इसका मतलब तो आप काम में लग रहे हो। डांस एनर्जेटिकली, काम में लग रहे हो, काम की शुरुआत कर रहे हो। डिप्रेस समवन, ये भी आप डिप्रेस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं नीचे उतर रहे हो, काम कर रहे हो। वेकअप अर्ली, इसमें क्या कर रहे हो आप जल्दी उठ रहे हो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। फ्रेजल वर्ब गेट डाउन का मतलब इनमें से डी ऑप्शन नहीं होगा। हज का मतलब पूछ रहा है कि हज का क्या मतलब है। हज होता है एक छोटा सा घर, किसी भी छोटे जानवर के लिए घर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हज। हाउसिंग बर्ड्स, बर्ड्स के लिए नहीं है। कुकिंग मीट नहीं, मीट पकाने को थोड़ी बोलते हैं हज। हाउसिंग स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों की हाउस को बोलते हैं हज। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट डिफाइन जोकी। जोकी होता है हॉर्स राइडर। कंपीट फॉर एडवांटेज नहीं। सिट पैसिवली नहीं, अरे इसमें अलग ही है, कुछ अलग पूछा है आपसे। विच वर्ड बेस्ट डिफाइंस जोकी। जोकी का मतलब पूछ रहा है व्हेन यूज्ड एज ए वर्ब। एक वर्ब के रूप में अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो वो क्या करता है, कंपीट करता है। वर्ब के रूप में अगर आप इसको यूज कर रहे हो, कंपीट करता है एडवांटेज के लिए। पैसिवली सिट करता है, जोकी, जोकी कर रहा है। कोई अगर जोकी कर रहा है तो भाई बैठा तो नहीं है वो। हॉर्स राइडिंग में बैठता थोड़ी ना, वो काम कर रहा होता है। घोड़े के ऊपर बैठता है लेकिन काम कर रहा होता है। क्लीन कर देगा सरफेस को नहीं, विस्पर करेगा सॉफ्टली नहीं, कंपीट करेगा एडवांटेज के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई कंपीट ही तो कर रहा होता है हॉर्स राइडर। एक गेम में, एक मैच में, जो हॉर्स राइडिंग का मैच हो रहा है उसमें वो कंपीट ही तो कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन समथिंग स्टार्ट्स अबेट, कोई चीज़ अगर अबेट होनी शुरू हो जाएगी तो इंक्रीज होनी, डिक्रीज होनी, एक्सप्लोड करनी या फिर मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। अबेट होने का मतलब होता है कम होना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई चीज़ अबेट होनी शुरू होगी यानी कि कम होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। एन इंटरल्यूड इन थिएटर। थिएटर में इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन में ना जब आप आंसर देते हो तो ये मत लिखा करो ABC, आप लिखा करो क्वेश्चन 23 और उसका आंसर लिखा करो डायरेक्ट कि इसका मतलब ये है। फाइनल सीन, विलन की एंट्री, ब्रेक बिटवीन एक्ट्स या फिर प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग। तो इनमें से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंटरल्यूड। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी। आज 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आज इजी थे तो 7+ आपके आने चाहिए, और 23 थे। आज के क्वेश्चंस तो वर्ड्स भी ज़्यादा इतने हार्ड नहीं थे, तो 19 के आसपास 19+ आपके आने चाहिए। तो कुल मिलाकर 33 में से आपके कितना हो गया, 19 और 7 कितना हो गया, 26 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं उसका एक अच्छा स्कोर है। ऑलराइट, कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आज का। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।